नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका रिवीजन भी यहाँ पे हो जाए। ये हमारी इस सीरीज़ की 244वीं क्लास होगी। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है और इस सीरीज़ के ऊपर बनी हुई 6 मास्टर वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। इन 6 मास्टर वीडियोस के माध्यम से एक साथ 3000 से ज़्यादा सवालों को कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में एक और बात, जैसे आप जानते हैं, हम संडे को मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन इस हफ्ता थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने की वजह से मॉक टेस्ट आपका बन नहीं पाया है। इस वीक का जो मॉक टेस्ट है आपका, वो मंडे या ट्यूसडे में आयोजित हो जाएगा, जिसका PDF आपको जिस दिन मॉक टेस्ट होगा उस दिन मॉर्निंग में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई, जिन्हें हम शॉर्ट में डॉक्टर विक्रम साराभाई भी कहते हैं, इनको माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो विक्रम साराभाई थे, इन्हीं के नेतृत्व में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय समिति फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया गया। बनी थी 1962 में। इसी स्पेस रिसर्च का 1969 में पुनर्गठन किया गया और इसे नाम मिला इसरो। ठीक है, तो इसरो के पहले जो संस्था बनी वो 1962 में बनी। इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं की अध्यक्षता में बनी थी। ठीक है, अगर आपसे सवाल होता भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, उसके जनक कौन थे, तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा थे। ऑप्शन तब सी सही होता अगर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक पूछा होता। ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में, जो होमी जे भाभा थे, इनके नेतृत्व में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया गया और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया था। ठीक है, अगला, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? देखिए, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र को कई सारे लोगों ने इसकी सिफारिशें करी थी। सारे लोगों ने, कई सारे व्यक्तियों ने इसके बारे में कहा था, जिनमें महात्मा गांधी शामिल थे, उनके साथ साथ M.N. रॉय शामिल थे, विनोबा भावे शामिल थे। लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से विकसित करने का जो काम किया और व्यवस्थित रूप से प्रसारित करने का जो काम किया, लोकप्रिय बनाने का जो काम किया, वो जयप्रकाश नारायण ने किया। तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? और अगर विकल्पों में महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण दोनों आ जाए तो आप ऑप्शन डी यानी जयप्रकाश नारायण को चुनेंगे। ठीक है, दल विहीन प्रजातंत्र यानी कि इसमें कोई भी राजनीतिक दल नहीं होगा। लोग डायरेक्ट यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ेंगे। जैसे गांव का चुनाव लड़ेंगे तो गांव में लोगों ने प्रधान चुन लिया, वही प्रधान मिलकर के फिर पूरे जिले के प्रमुख को चुनेंगे, फिर सारे जिलों के प्रमुख मिलकर राज्यों के प्रमुख को चुनेंगे। इस तरीके से पूरी एक व्यवस्था थी। ठीक है, अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं, CAG जो हैं, इनके कर्तव्यों को निर्धारित यानी इनके कर्तव्यों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? ये हो जाएगा आर्टिकल 149। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। देखिए, जो भारत के CAG होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके पद का प्रावधान किस में है? वो आर्टिकल 148 में है। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। देश की जितनी वित्तीय प्रणाली है उनका लेखा परीक्षण, उनकी जांच करने का काम ये करेगा। ये 148 में है। इनके क्या कार्य होंगे, इनकी क्या शक्तियां होंगी, वो आर्टिकल 149 में बताया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह अपनी रिपोर्ट केंद्र के संदर्भ में राष्ट्रपति को देगा, राज्यों के संदर्भ में यह राज्यपालों को देगा। ये कहा गया है आर्टिकल 151 में। इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो इनमें से कौन सी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है? चलिए देखते हैं।
कोबोल ये क्या है? हाई लेवल कंप्यूटर की लैंग्वेज, ठीक है। पास्कल हो गई, बेसिक हो गई, ये सारी की सारी क्या हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आपसे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, इनकी फुल फॉर्म के बारे में सवाल बन जाता है। पहले एक दो क्वेश्चनों को देखते हैं, फिर इनकी फुल फॉर्म को देखते हैं। सवाल आता है पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी आपकी फोर्ट्रॉन। इसको ध्यान रखना है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम था, ठीक है। जो अलग अलग पीढ़ियां हैं कंप्यूटर जनरेशन जो हम पढ़ते हैं, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल शुरू हुआ? आप कहेंगे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? वो थी फोर्ट्रॉन, जिसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको 1957 में विकसित किया गया था, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसमें एक आती है आपकी एल्गोल, ठीक है। इसका पूरा नाम पूछा जाता है, एल्गोरिथम लैंग्वेज इसका पूरा नाम है। एक है जो आपको विकल्पों में भी दी गई है, बेसिक, इसका पूरा नाम क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। पास्कल हो गई। कोबोल ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब आपकी क्या हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस। अगला, ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो वैदिक काल में जो पणि नामक नागरिक होते थे, ये कौन होते थे? ये होते थे आपके व्यापारी। बेसिकली ऋग्वेद में पणि किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? व्यापारियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आपने देखा है, कई बार पेपर में आया है कि व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्तियों को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? पणि कहा गया है, यानी ये लोग व्यापारी होते थे। मुद्रा उस समय चलती नहीं थी, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय से ये व्यापार करते थे। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो भारत में विदेश व्यापार नीति कौन सा मंत्रालय निर्धारित करता है? विदेश मंत्रालय विदेश नीति को निर्धारित करता है। ये विदेश व्यापार नीति है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है हमारी, जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह निर्धारित करता है, कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। इसी मंत्रालय के द्वारा विदेश नीतियां बनाई जाती हैं। 5 साल के लिए ये विदेश नीतियां बनती हैं, हर 5-5 साल में विदेश नीतियां तैयार की जाती हैं। विदेश नीतियों को, विदेश व्यापार नीतियों को लागू करने का जो प्रमुख काम होता है, इसी से संबंधित एक विभाग है जिसे हम DGFT कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी विदेश व्यापार महानिदेशालय। इसके द्वारा ये नीतियां लागू होती हैं, ठीक है। तो संबंधित मंत्रालय कौन सा है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला, निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम क्या होगा? 4 पुरस्कार दिए गए हैं, खेल पुरस्कार हैं। पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यह कब शुरू किया गया था? इसे 1991 में शुरू किया गया। ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो खेलों में आजीवन योगदान के लिए यह दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2002 में की गई थी। अर्जुन पुरस्कार खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, इसे 1961 में शुरू किया गया था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खिलाड़ियों के कोचेस होते हैं, जिनके खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन कोचेस को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है यह पुरस्कार। इसे 1985 में शुरू किया गया। अब आप इनका सही क्रम लगा सकते हैं। सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ तो सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार हुआ यानी कि 4 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी कि 1, और फिर आपका ध्यानचंद यानी कि 2। 3, 4, 1, 2 इसका सही विकल्प होगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है किस वर्ष जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया, ठीक है। अगला, जीएसपी का मतलब क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर से संबंधित एक छोटी सी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई, जेएसपी। जीएसपी का फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेजेस। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बेसिकली जावा सर्वर पेजेस जो है एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशन को बना सकते हैं, ठीक है।
तो जावा सर्वर पेजेस इसका पूरा नाम है। आमतौर पर जो ऑनलाइन फॉर्म्स भरते हैं या ऑनलाइन फॉर्म्स जो बनाए जाते हैं या लॉगिन पेजेस जो बनाए जाते हैं वो इसी तकनीक का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेब पेजों को ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाया जाता है, ज़्यादा गतिशील उनको बनाया जाता है, ठीक है। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए दुनिया का सबसे फेमस जो सर्च इंजन है वो गूगल है। गूगल का मालिकाना हक किसके पास है? गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फाबेट इंक है, ठीक है। जो एक और सर्च इंजन है बिंग, यह किसका है? यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। गूगल के बाद बिंग ही एक प्रसिद्ध सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया? इसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था, ठीक है। 2009 में यह आया था। अगला, सूची 1 को सूची 2 से प्रभावित करना है। एक तरफ आपदाएं हैं, दूसरी तरफ उनसे प्रभावित क्षेत्र, यानी किस प्रकार की आपदा किस प्रकार के क्षेत्र में आती है वो आपने बताना है। बाढ़ जो प्राकृतिक आपदा है निम्न में से किस क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है? बाढ़ आपको यूपी और बिहार के मैदानी इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी पहले का हो जाएगा 2। भूकंप की बात करें, ज़्यादातर भूकंप हमें हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरे का हो जाएगा 1। सूखा यह किस क्षेत्र में पड़ता है? ज़्यादातर जो हमारा पश्चिमी और मध्य भारत के क्षेत्र यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के जो इलाके हैं वहाँ पर मिलता है। तीसरे का आपका 3 हो जाएगा। सुनामी ज़्यादातर दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में या दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में आती है, समुद्र से लगे हुए। चौथे का 4। 2, 1, 3, 4 आपका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। अगला, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम यानी आपने असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। यानी 4 देश आपको दिए गए हैं, चाइना, इसके साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। हम चाइना के साथ कितना बॉर्डर साझा करते हैं? हम चाइना के साथ 3488 किलोमीटर साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ हम 4096 किलोमीटर साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और नेपाल से 1751 किलोमीटर। अब अगर आप देखेंगे आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है तो सबसे कम हम किसके साथ कर रहे हैं? नेपाल के साथ। तो सबसे पहले नेपाल आएगा। नेपाल 2 में है, यानी कि पहला और चौथा तो एलिमिनेट हो गए। दूसरे नंबर पे यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा, तो दोनों में दूसरे पे पाकिस्तान है। तीसरे पे चाइना आएगा, तीसरे पे चाइना एक ही में है, ये वाला एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला उत्तर। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता होता कि बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझा करते हैं तो बांग्लादेश तो सबसे आखिर में आएगा, 2 विकल्प आप सीधा एलिमिनेट कर देते। बस आपको इतना देखना था कि हम ज़्यादा लंबी बॉर्डर नेपाल से लगाते हैं या पाकिस्तान से लगाते हैं। आप सीधा आंसर करेंगे, आप सबसे कम बॉर्डर नेपाल से और ज़्यादा बॉर्डर दोनों की तुलना में पाकिस्तान से। तो बी आपका उत्तर होगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म आपने बताना है। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका पूरा नाम होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। वायरस होता क्या है? कंप्यूटर के डेटा को क्षतिग्रस्त करने के लिए, डैमेज करने के लिए बनाया हुआ प्रोग्राम वायरस कहलाता है, ठीक है, जिसका पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। अगला, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? यानी आप जानते हैं पहले आर्टिकल 21 जो है इसमें शिक्षा का अधिकार शामिल नहीं था, ठीक है। बाद में 86वां संशोधन किया गया 2002 में और शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया। ये जो संशोधन किया गया ये किस वाद का नतीजा था, यानी किस वाद के बाद यह प्रावधान संविधान में किया गया? ये किया गया था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद में। ये जो वाद था 1993 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया था कि शिक्षा भी जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी आधार है, ठीक है। आप जानते हैं आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 है जो हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक है। यानी ज़िंदगी बचाने से या ज़िंदगी जीने से संबंधित जो जो अधिकार है वो सब इसमें शामिल हैं। विदेश जाने का अधिकार, मनपसंद शादी का अधिकार, खुद के निर्णय लेने का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य का अधिकार, जो भी जीवन से रिलेटेड हैं वो सब आर्टिकल 21 में ही समाहित माने जाते हैं, ठीक है।
जो ये वाला केस था उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को भी जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आधार हिस्सा माना, जिसके बाद में इसके अंदर संशोधन करके शिक्षा को भी शामिल किया गया। तो शिक्षा को जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार किस वाद में माना गया, वो इसी वाद में माना गया और 2002 में 86वां संशोधन करके मौलिक अधिकार की श्रेणी में इसे जोड़ दिया गया। 21A के अंतर्गत इसे जोड़ा गया। ठीक है, अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं? विधान परिषद का सृजन और उसका विघटन यानी सृजित करना और उसको नष्ट करना, खत्म करना, किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 169 में। जो आर्टिकल 169 है वो राज्यों में विधान परिषद के गठन यानी कि उनकी सृजन और उनके उन्मूलन को लेकर संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अगर उस राज्य का विधानसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर देती है कि हमें हमारे राज्य में विधान परिषद चाहिए और उस संकल्प को फिर संसद में भेजा जाएगा, संसद के द्वारा उस संकल्प को साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा और फिर उस राज्य में विधान परिषद बनेगी। विधान परिषद सृजित करने का या खत्म करने का अंतिम अधिकार संसद के पास है। विधानसभा केवल प्रस्ताव भेजेगी और 2/3 बहुमत से भेजेगी। संसद साधारण बहुमत से पारित करेगी। अगर पारित हो गया तो विधानसभा, विधान परिषद वहां पे सृजित हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 169 इसको बनाने और इसको खत्म करने से संबंधित है। अगला, पुर्तगालियों ने भारत में पहला दुर्ग निर्माण किस स्थान पर किया था? देखिए, पुर्तगालियों ने भारत के अंदर पहला जो अपना किला बनाया था, दुर्ग बनाया था, उन्होंने कोचीन में बनाया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने बनाया था? देखिए, 1503-4 के आसपास अल बुकर्क जो था, इसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, कहां पर? कोचीन में, यानी केरल में इसने पहला पुर्तगाली किला बनवाया। इसे आपने ध्यान रखना है। पुर्तगालियों ने अपनी जो सबसे पहली कोठी स्थापित करी थी, व्यापारिक कोठी, वो कोचीन में ही बनाई थी। ठीक है, अलग अलग विदेशी जो आक्रमणकारी थे इनका पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने कहां पर किया, तो सूरत में, डचों ने मसूलीपट्टनम में, फ्रांसीसियों ने सूरत में। ठीक है, इन्होंने, पुर्तगालियों ने कोचीन में। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के काल में हुआ था? देखिए, महाबलीपुरम आपके तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर एक ही पत्थरों को डिजाइन करके, उनको काट करके रथ मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। एकाश्म मंदिर भी इनको कहा जाता है। इन रथ मंदिरों की संख्या 7 है, जिसके नाम महाभारत के पात्रों के आधार पर रखे गए हैं, यानी द्रौपदी रथ है, भीम रथ है, युधिष्ठिर रथ है। इस प्रकार से ये जो 7 रथ मंदिर हैं, इनकी संख्या भी पूछी गई है, ये 7 हैं। इनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ था, यानी इसी के द्वारा इन्हें बनाया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कहां पर है? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। किस वंश के राजाओं ने बनाया? पल्लव वंश के। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु इस वंश का संस्थापक था। इन 7 रथों में सबसे छोटा रथ कौन सा है? तो द्रौपदी वाला जो रथ है वो सबसे छोटा है। ठीक है, अगला, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? देखिए, इंग्लैंड में जो रक्तहीन क्रांति या गौरवमयी क्रांति हुई, ये 1688 में हुई। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इस क्रांति के माध्यम से इंग्लैंड के अंदर जो दैवीय राजतंत्र वहां पे चल रहा था, बेसिकली उसको समाप्त करके जनता के संप्रभुता को यहाँ पर स्वीकार किया गया। जेम्स द्वितीय उस समय यहाँ का शासक था। जेम्स द्वितीय के काल में यह क्रांति हुई थी, जिसके बाद उसे गद्दी छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा था। ठीक है, जो सामान्य जनता है उनकी सत्ता यहाँ पर स्थापित हुई, यानी राजा होगा लेकिन वो नाम मात्र का होगा, असली ताकत जो होगी वो जनता में होगी। ये हुआ था इस क्रांति के माध्यम से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ना इसमें कोई खून खराबा हुआ था, ना खून की एक भी बूंद यहाँ पर गिरी थी, जिस वजह से इसे रक्तहीन क्रांति, गौरवशाली क्रांति या शानदार क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बिना रक्तपात के, बिना हिंसा के सत्ता परिवर्तन एक तरीके से हो गया था। 1688 में जेम्स द्वितीय के काल में हुआ। ठीक है, रक्तहीन क्रांति, गौरवमयी क्रांति के बारे में विश्व इतिहास की जो हमारी मास्टर वीडियो है उसमें हमने डिटेल से बात करी है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री के जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको भी कवर कर सकते हैं।
अगला, बजट पारित होने से पहले संसद द्वारा दिया जाने वाला अग्रिम अनुदान को क्या कहते हैं? तो बजट पारित होने से पहले संसद जो अग्रिम अनुदान प्राप्त करती है उसको वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, संविधान कहता है कि जो भारत की संचित निधि है उसमें से आप सिर्फ कानून बनाकर ही पैसा निकाल सकते हैं। हर साल इसके लिए बजट आता है जिसके माध्यम से सरकार वहां से पैसा लेती है। ठीक है, बजट आने के दौरान या बजट बनाने में समय लगता है। हर साल फरवरी में बजट को पेश किया जाता है। उससे पहले अगर सरकार को लगता है कि उनके पास निधि की कमी है तो वह वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। यानी एक तरीके से ये इसको पारित करके अनुमति आपको मिल जाती है। 2 माह की इसकी अवधि होती है कि आप तब तक के लिए पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो सरकार को ये अधिकार देता है कि वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष कानून बना सकती है? ये कहता है आर्टिकल 15। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देखिए, आर्टिकल 15 एक हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 15 कहता है कि आप धर्म के आधार पे, मूल के आधार पे, वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे लोगों में भेद नहीं कर सकते, उस पर यह प्रतिबंध लगाता है। लेकिन इसी आर्टिकल 15 में कुछ अपवाद भी जोड़े गए हैं। जैसे आर्टिकल 15 का तीसरा वाला खंड ये राज्य को यानी सरकार को यह अधिकार देता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए अगर विशेष कानून यहाँ पर बनाए जाते हैं ताकि उनकी सामाजिक स्थिति को और अच्छा किया जा सके, तो ऐसे कानूनों को 15 और इसके तीसरे खंड के माध्यम से संवैधानिक माना जाएगा और 15 का पहला खंड अपवाद की श्रेणी में इसको डालेगा। यानी 15 कहता है कि आप विभेद नहीं कर सकते, लेकिन 15 का जो पहला खंड है वो एक अपवाद के रूप में यहाँ पे शामिल है कि आप महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हो, ये व्यवस्था है। ये कहता है 15 का पहला खंड। और अगर आप कोई कानून बनाते हो वो कानून संवैधानिक होंगे, ये कहता है 15 का तीसरा खंड। तो ये बात आर्टिकल 15 में कही गई है। ठीक है, अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? देखिए, अभ्युदय पत्र जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट ये समाचार पत्र था। 1907 के दौरान इसे निकाला गया था। इसके द्वारा मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय का एक और समाचार पत्र जो पेपर में पूछा गया है लीडर समाचार पत्र 1910 के आसपास आया था। जो उदारवादी नेता थे उस समय के, उन उदारवादी नेताओं की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का काम करता था लीडर। ये 1910 में आया था। उससे पहले 1907 में अभ्युदय नामक पत्र वे निकाल चुके थे। तो लीडर पूछा गया है, अभ्युदय पूछा जा सकता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे कवर किया। इन क्वेश्चन को हमने पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सीरियल वाइज समझने का प्रयास किया, एक एक तथ्य को क्लियर करने का प्रयास किया, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जिससे आपका जो रिवीजन है वो भी अच्छे से होता रहे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।